हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 स्थिर विद्युत। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र। देखिए, थोड़ा सा क्लास 12th का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। क्लास जो 12th है उसमें आप शुरू में विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत के विभिन्न जो उसके भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ चैप्टर्स आपके चुंबक के हैं। तो क्लास 12th की जो शुरुआत होती है वो विद्युत चैप्टर से ही होती है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं, सारी जो छोटी छोटी बारीकी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं। बेसिक, क्योंकि बेसिक जो चैप्टर्स हैं क्लास 12 के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, तब आपको आगे की जो चैप्टर्स हैं वो समझ में आएंगे। तो आप कभी भी क्लास 12 की फिजिक्स अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 से ही करिए, ताकि नेक्स्ट जो चैप्टर है आपको समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 की। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 है स्थिर विद्युत। क्या नाम है उसका? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत जो है वो विद्युत का ही एक भाग है। किसका भाग है? विद्युत का एक भाग होता है। विद्युत को मूल रूप से दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो भाग होता है विद्युत का वो कहलाता है स्थिर विद्युत, और जो दूसरा भाग है वो कहलाता है धारा विद्युत। तो जो आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे, तो जब आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे तो यूनिट जो 1 है वो है स्थिर विद्युत। जो यूनिट 1 है वो है स्थिर विद्युत। तो यूनिट 1 में हमारे पास दो चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, वहाँ हम विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो बात वहीं से चलिए, मैं स्टार्टिंग से आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं। बात करते हैं हम विद्युत की, ठीक है। विद्युत क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अभी हम सब रैंडमली एक के बाद एक देखते चलते हैं। तो विद्युत, अगर मैं आपसे पूछूं क्या है विद्युत, तो आप अपने घर में देखते हैं विद्युत फ्लो होती है वायर्स में, ठीक है, या टीवी में हमारे पास प्रेस है। बहुत सारे विद्युत के ऐसे उपकरण हैं जहां करंट क्या होता है, फ्लो होता है। या विद्युत बोलते हैं कि विद्युत इसमें है, विद्युत क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। हम देखते हैं लाइट है, टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, बहुत सारे हमारे पास में घर में ऐसे उपकरण हैं जहां विद्युत क्या होती है, प्रवाहित होती है। मगर हमको नॉलेज नहीं है उसके बारे में, ये किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, कौन से यहाँ नियम लागू हो रहे हैं, किस प्रकार से वर्क कर रही है, कितने वोल्टेज पर है, ये सारी चीज़ें हम जानते नहीं हैं। तो अगर आप क्लास 12 का फिजिक्स पूरा पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेजमेंट हो जाएगा। तो यही सब चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। स्टार्टिंग जो पॉइंट है हमारा विद्युत से, विद्युत हम देखते हैं। देखिए, जो विद्युत है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। विद्युत को कितने भागों में बांटा गया है? दो रूप से, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है स्थिर विद्युत, जहां हम स्थिर विद्युत बोलते हैं। स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के गुण, जो स्थिर आवेश है उनके गुण या उससे संबंधित विभिन्न पद या उनसे संबंधित विभिन्न जो चीज़ें उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या है उनसे संबंधित? स्थिर आवेश जो रहते हैं वो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अपने आसपास क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है, तो उस बल का अध्ययन करेंगे। उसमें तीव्रता उत्पन्न होती है, तो तीव्रता का उत्पन्न का हम अध्ययन करेंगे। फिर वहाँ एक विद्युत विभव का भी निर्माण होता है, विभवांतर बनता है, विद्युत धारिता होती है, संधारित्र होता है। ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक्स का अध्ययन हम स्थिर विद्युत के अंतर्गत करते हैं। तो ये स्थिर विद्युत, एक लाइन में बोलना है, आप बोल सकते हैं कि स्थिर विद्युत में हम स्थिर आवेशों के विभिन्न गुणों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिर थोड़ा सा हम बात करते हैं धारा विद्युत का, जहां आवेश स्थिर नहीं होते हैं, आवेश क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। वो भाग कहलाता है आपका धारा विद्युत, जहां आवेशों का क्या होता है? प्रवाह होता है। उसे हम क्या कहते हैं? हम धारा विद्युत कहते हैं। तो वो तो बात की बात है, वो हम कहाँ देखेंगे? हम चैप्टर नंबर 2 में जब जाएंगे तो देख लेंगे कि क्या होता है या किस प्रकार से होता है। तो अभी जो चीज़ है उसकी बात करते हैं। हमारा यूनिट 1 स्थिर विद्युत है, और चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो स्टार्टिंग मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए बात आते हैं हम स्थिर विद्युत की। क्या है स्थिर विद्युत?
स्थिर विद्युत जहां हम क्या करते हैं, स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, जो हम डेली लाइफ में, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितने भी सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। उदाहरण हमारे पास बहुत सारे हैं, जो उदाहरण सटीक लगेगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। देखिए, एक स्थिर विद्युत का उदाहरण साधारण अनुभव की बात है कि जब भी हम अक्सर जो सिल्क या बोल सकते हैं ऊनी या रेशमी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, हम जब सिल्क ऊन का कपड़ा है या रेशमी कपड़े जैसे स्वेटर्स वगैरह हैं वो पहनते हैं और किसी प्लास्टिक चेयर में बैठते हैं, ठीक है, हम बहुत समय तक बैठे रहते हैं, अचानक उठते हैं तो हमको क्या लगता है, जैसे ही हम चेयर से उठते हैं तो हमको एक क्या होता है, एक झटके का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि अचानक से शरीर में कहीं से करंट फ्लो हुआ या करंट का अचानक से क्या हो गया, प्रवाह हो गया। देखा होगा आप सभी ने कभी ना कभी इस चीज़ का अनुभव किया होगा, ठीक है। या फिर कहीं बस वगैरह में सफ़र करते रहते हैं या किसी कार वगैरह में बैठे रहते हैं, बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, क्यों, तो तब भी ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है, वहाँ एक ऐसा लगता है हमको झटका लगा, जैसे अचानक हम उठते हैं तो ऐसा लगता है कि एक हमको क्या हो गया, झटके का अनुभव हुआ, या फिर हमको एक कोई हमारे शरीर में एक आवेश जो है, चार्ज है, वो फ्लो हो रही है, उसके कारण से हमको झटका लगता है। तो ये जो आवेश है वो होता है स्थिर विद्युत आवेश। क्या होता है, ये स्थिर विद्युत होता है। ये जो विद्युत है उसको बोल सकते हैं स्थिर विद्युत। तो बोलोगे सर कैसे उत्पन्न हुआ स्थिर विद्युत, आया कहाँ से ये, ठीक है, ये आया कहाँ से। अब देखिए कहाँ से आता है, बोलते हैं जब भी हम कोई ऊनी कपड़ा या स्वेटर वगैरह पहन के, ठीक है, रेशमी कपड़ा पहन के किसी प्लास्टिक के चेयर में बैठते हैं तो वो कपड़ा और चेयर, जो प्लास्टिक का चेयर क्या है, एक विद्युत रोधी है, इंसुलेटर है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। ये क्या चीज है, इंसुलेटर है, ये अपने में से होकर करंट फ्लो होने नहीं देता, अपने में से होकर करंट को फ्लो नहीं होने देता, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। तो क्या होता है, देखिए, जब ऊनी कपड़ा और ये प्लास्टिक का चेयर आपस में रब होते हैं, आपस में जब क्या होते हैं, घिसते हैं, ऐसे तो बैठते नहीं हम, जब भी हम किसी चीज में बैठते हैं, चेयर में, सभी को मालूम है, थोड़ा सा इधर जाएंगे, थोड़ा इधर जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, तब हम चेयर में अच्छे से बैठ पाते हैं, ठीक है। मालूम है, सभी की आदत होती है, मैं भी बैठता हूं तो इधर उधर करता हूं, आप सभी भी वही काम करते होंगे, चेयर में बैठते हैं तो एक जगह हम एकदम स्टैटिक पोजीशन में या स्टिल एक जगह तो बैठते नहीं हैं। तो वही चीज़ है, जब हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, या जो हमने जो कपड़ा पहना हुआ है वो प्लास्टिक की चेयर से जब रब होता है तो दोनों के रब होने के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या होने लगते हैं, मूव होने लगते हैं, और इनके मूव होने से क्या उत्पन्न होता है, आवेश। अब वो जो आवेश है वो प्लास्टिक के चेयर में नहीं जा पाता, क्यों नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का चेयर क्या है, इंसुलेटर है, वो प्लास्टिक का चेयर क्या है, इंसुलेटर है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो वो प्लास्टिक के चेयर में नहीं जा पाता, वो आवेश जो है कहाँ जाता है, हमारे शरीर में आ जाता है, जिसके कारण से हमको क्या होता है, एक विद्युत के झटके का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि अचानक से हमारे शरीर में थोड़ी सी कहीं से करंट फ्लो हो गई, अचानक लगता है झटका, ये चीज होता है स्थिर विद्युत। क्या चीज है ये, स्थिर विद्युत। या फिर एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, देखना, जब भी कभी बारिश का दिन होता है, आसमान में बिजली चमकती है, जिसको हम तड़ित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तड़ित, तो एक लाइटनिंग दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, लाइटनिंग। वो लाइट कहाँ से जली, अरे लाइट जली कहाँ से, किसने कनेक्शन दे दिया होगा, ऊपर में किसने वायर फैलाया होगा, ऊपर आसमान में किसी ने वायर नहीं फैलाया है। वो भी वही चीज़ है, जब बादल क्या होते हैं, आपस में रब करते हैं, आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, तो घर्षण के कारण से वहाँ भी एक स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है, जिसके कारण तड़ित उत्पन्न होता है, जो हमको चमकते हुए दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई बिजली क्या बोल सकते हैं, ट्यूबलाइट, टेढ़ा मेढ़ा ट्यूबलाइट है, ये एक सीधी ट्यूबलाइट अचानक से जलकर क्या हो गई, बुझ गई, ऐसा दिखाई देता है। तो ये होता है स्थिर विद्युत, ठीक है, ये होता है स्थिर विद्युत। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये स्थिर विद्युत होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला चीज होता है, स्थिर विद्युत क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं घर्षण विद्युत की। किसकी बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है इस चैप्टर में, वो टॉपिक होता है हमारे पास में घर्षण विद्युत, ठीक है। क्या देखेंगे हम, घर्षण विद्युत, ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो घर्षण विद्युत देखते हैं कैसा है कॉन्सेप्ट घर्षण विद्युत का। बोलते हैं, देखिए, बोलते हैं साधारण अनुभव की बात होती है कि जब भी हम क्या करते हैं किसी पदार्थ से, ठीक है, कोई भी पदार्थ, कैसा पदार्थ, या आप बोल सकते हैं कि
हाँ, कोई भी एक विद्युत रोधी पदार्थ, जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है, क्या चीज़ है हमारे पास में, एक मार्कर है। इस मार्कर से अगर हम अपने सूखे बालों को क्या करें, बोलता है रब करें, ठीक है, सूखे बालों को क्या करेंगे, रब। तेल नहीं लगा रहना चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नमी नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं सर ने बोल रहा है सूखे बालों को रब करो, आपने घिसना चालू कर दिया कभी इधर कभी इधर, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। आपके बाल सूखे रहने चाहिए, बिल्कुल भी उसमें ऑयल नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बाल में ऑयल नहीं रहना चाहिए, ठीक है, और मॉइस्चर नमी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सूखे बाल रहें। एक आप अपना स्केल ले सकते हो, या जैसे मैंने मार्कर ले लिया, इसको आप क्या करो, रब करो। तो इस में ये कैसा पदार्थ है, विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही हल्का, जो छोटे छोटे धूल के कण हैं, प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का क्या उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। हल्की वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करने का क्या हो जाता है, गुण। तो यही गुण से विद्युत की या घर्षण विद्युत की क्या हुई, खोज हुई। तो चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं पीछे की ओर। चलिए कहाँ चलेंगे, हम थोड़े से पीछे चलते हैं, और हम थोड़ा पीछे चल के सबसे पहले, ठीक है, देखते हैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। बोलते हैं घर्षण विद्युत, ठीक है। सबसे पहले बोलता है कि 600 ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व एक वैज्ञानिक थे, नाम था थेल्स। क्या नाम था वैज्ञानिक का, नाम था थेल्स। थेल्स जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा एक पदार्थ होता है एम्बर। कौन सा पदार्थ होता है, एम्बर। एम्बर को अगर हम किसी ऊन से रगड़ देते हैं, एम्बर को किससे रगड़ देते हैं, किसी ऊन से, तो उस पदार्थ एम्बर में छोटे छोटे हल्के हल्के जो कागज के टुकड़े हैं, धूल के कण हैं, चिड़ियों के पंख हैं, इन सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या हो जाता है, गुण उत्पन्न होता है। ये एम्बर ने देखा कि कुछ ऐसा पदार्थ होता है, एक पदार्थ होता है, नाम था एम्बर। उसको अगर हम किसी ऊन से रगड़ दें और छोटे छोटे धूल के कण हैं और कागज के टुकड़े हैं या किसी चिड़िया के पंख हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कराएं, तो वो एम्बर उन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो उन्होंने देखा कि एम्बर के पदार्थ में यह गुण होता है। उसके बाद यहीं तक उनकी खोज सीमित हो गई। बहुत साल बाद बोलता है, लगभग, ठीक है, 2000, कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाएंगे क्या हुआ। 600 ईस्वी पूर्व से 2000 साल बाद बोलता है, कम से कम 16वीं शताब्दी की बात करता है, मतलब 1600 ईस्वी की बात करता है, उस समय की बात है बोलता है। फिर एक वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक नहीं बोल सकते, एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, जो लंदन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके निजी चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट। उन्होंने भी यही चीज़ों को देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने एम्बर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, उन्होंने उसकी थ्योरी देखी, लिखी भी कुछ चीज़ें कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर उनकी भी खोज वहीं तक सीमित रही। फिर वैज्ञानिक आए सर थॉमस ब्राउन। जो वैज्ञानिक थे सर थॉमस ब्राउन, उन्होंने देखा कि बहुत सारे पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जो आकर्षण का गुण है या ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं उसकी ओर क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है, तो सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को नाम दिया। सबसे पहले किसने दिया, सर थॉमस ब्राउन ने उसको नाम दिया। क्या नाम दिया, जो आकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा था उसको उन्होंने नाम दिया विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने दिमाग में रखना। कौन से वैज्ञानिक ने बोलता है, सर थॉमस ब्राउन ने नाम दिया था। क्या नाम दिया था, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सर थॉमस ब्राउन हैं, उन्होंने ये नाम क्यों दिया, अब सभी का नाम के पीछे एक न एक रीज़न जरूर होता है कि उसका नाम क्यों ऐसा हुआ। आप लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास में, हमारे भारतवर्ष में खासकर पहले के समय में, आजकल तो बहुत मॉडर्न नाम हो गए हैं, ठीक है, बहुत नए नए नाम हो गए हैं। किसी का नाम सनी है, किसी का नाम रॉकी है, और भी बहुत सारे मॉडर्न नाम हैं, ठीक है, जो हम अच्छे से नहीं बोल पाते, ऐसे ऐसे नाम हो गए। पहले के समय में क्या होते थे, जब थोड़ी पीछे बैक की बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे दादा परदादा लोग, उन्होंने घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता था, बच्चे का नाम जो रहता था जिस दिन जन्म लिए उसी दिन पर कर देते। जैसे किसी ने सोमवार को जन्म लिया तो उसका नाम सोम रख दिए, समारू रख दिए, कुछ भी। मंगल को जन्म हुआ उसका नाम मंगल रख दिए, बुद्ध को जन्म हुआ उसका नाम बुद्ध रख दिए या बुधारू रख दिए, सोमवार को समारू रख दिए, ऐसे नाम रख देते थे, ठीक है। ऐसे थे नामकरण करने का तरीका। किसी का जन्म गोवर्धन पूजा के दिन होता है तो उसको नाम दे देते थे गोवर्धन,
ऐसे ऐसे तरीके थे नाम देने के, मतलब जो उनसे रिलेटेड चीजें होती थी उसके आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता था। वैसे ही सेम टू सेम ये है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। अब नाम कहां से आया? मैंने बताया आपको सर थॉमस ब्राउन ने इनका नामकरण किया विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। सर थॉमस ब्राउन ने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन से पदार्थ हैं वो? एम्बर। पदार्थ क्या था? एम्बर। एम्बर था। एम्बर में यह गुण था कि वो हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो एम्बर में जो गुण था उसके कारण उन्होंने नाम दिया इस गुण को विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोलते हैं? जो एम्बर होता है, ठीक है, एम्बर का ग्रीक नाम, कौन सा पदार्थ की बात करते हैं हम? एम्बर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? एम्बर की बात करते हैं। चलिए तो बोलते हैं जो पदार्थ था एम्बर, उसका जो ग्रीक नाम था वो था इलेक्ट्रम। क्या नाम था? इलेक्ट्रम। बाद में यही शब्द इलेक्ट्रम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से उस गुण को, जिसके कारण क्या होता है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उस गुण को नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। क्या नाम दिया गया उसको? इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत नाम दिया गया। ठीक है, अब ये तो हो गया विद्युत नामकरण कैसे पड़ा। अब हम आगे देखेंगे घर्षण विद्युत के बारे में। क्या देखते हैं? घर्षण विद्युत क्या होता है, घर्षण विद्युत या घर्षण ऊर्जा क्या होता है। तो बोलते हैं वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। कुछ न कुछ एनर्जी लगती होगी, तो बोलता है उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? घर्षण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? घर्षण ऊर्जा या घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि यह विद्युत कहाँ से उत्पन्न होती है? रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? घर्षण विद्युत। तो बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है घर्षण विद्युत। उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या उत्पन्न होता है? गुण उत्पन्न होता है, उसे हम विद्युत कहते हैं। और यह विद्युत चूंकि रगड़ने से या किससे उत्पन्न हुआ? बोलते हैं घर्षण से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। और जिस पदार्थ में यह गुण उत्पन्न होता है उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? आवेशित या विद्युन्मय बोलेंगे। आवेशित मतलब क्या बोलेंगे? चार्ज्ड बोलेंगे कि वह पदार्थ आवेश को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, या वो पदार्थ क्या हो गया? आवेशित हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसके हिसाब से चार्ज कौन हुआ? ये मार्कर, क्योंकि मार्कर से हमने क्या किया था? अपने बालों को घिसा था, फिर इस मार्कर में हल्की पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ था, जिस गुण को हमने क्या बोला? विद्युत बोला। वह गुण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? रगड़ने से या घर्षण से, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? घर्षण विद्युत। जिस पदार्थ में वह गुण उत्पन्न हुआ वह पदार्थ क्या कहलाता है? आवेशित या क्या कहलाया? चार्ज्ड कहलाया। हम बोल सकते हैं कि ये पदार्थ क्या हो गया? आवेश ग्रहण कर लिया, या क्या हो गया बेटा? ये चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास घर्षण विद्युत। अब घर्षण विद्युत के बाद में जो हम देखेंगे, जो टॉपिक है हमारे पास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वह टॉपिक है हमारे पास में आवेश, या हम इसी को बोल सकते हैं विद्युत आवेश। इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज। तो बोलेंगे कि आवेश क्या है, तो आवेश को हमको सबसे पहले परिभाषित करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बोला जाता है कि आवेश क्या है तो सबसे पहले हम आवेश को परिभाषित करते हैं। कैसे? देखिए परिभाषित करते हैं। बोलते हैं विद्युत आवेश एक भौतिक राशि होती है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है? एक भौतिक राशि होती है जिसमें विद्युतीय गुण प्रदर्शित होते हैं, या ऐसी राशि होती है जो विद्युतीय गुणों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा है, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई वस्तु जो रहती है क्या करती है? विद्युतीय गुणों का क्या करती है? प्रदर्शन करती है। ठीक है, और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करती है। इसका मात्रक जो आवेश रहता है उसका मात्रक होता है कूलाम, COULAMB, कूलाम इसका मात्रक होता है। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था, उसके आधार पर इसका मात्रक दिया गया कूलाम। और जो आवेश होता है कैसी राशि होती है? ये एक अदिश राशि है। क्या है? ये अदिश राशि होती है। ठीक है,
तो समझ में आया आपको? आवेश, बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो बोलता है आवेश एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा गुण होता है या आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, किसी पदार्थ में अगर आवेश चला गया तो वो पदार्थ क्या करने लगेगा, विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आवेश तो बता दिए, अब देखो क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए, तब उनको जाकर पता चला कि आवेश भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, या आवेश के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आवेश क्या होता है, बोलता है आवेश एक ऐसा भौतिक राशि है या ऐसा भौतिक निकाय होता है जिसको अगर कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया आवेश को, तो कौन से गुणों का प्रदर्शन करता है, वह पदार्थ विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। जैसे ये है, इस पे मैंने आवेश दे दिया तो ये क्या करेगा, विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करेगा। विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करेगा मतलब इसको अगर मैंने टच कर दिया तो ये क्या करने लगेगा, शॉक देने लगेगा, करंट देने लगेगा। इसको अगर हम खुले हाथों से क्या करेंगे, छूने लगेंगे तो हमको करंट लग जाएगा, ये विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करेगा, ठीक है। अगर किसी वायर है, वायर में क्या कर देते हैं, हम आवेश दे देते हैं, कोई तार होता है, तार में आवेश दे देते हैं और उसमें बल्ब जोड़ते हैं तो बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है। हम पंखे में दे देते हैं तो पंखा क्या होने लगता है, जो फैन होता है वो फैन भी क्या होने लगता है, जो फैन रहता है वो भी क्या होने लगता है, चलने लगता है। ऐसे हम बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस प्रकार वैज्ञानिकों ने आवेश को अलग अलग प्रकारों में बांटा है, ये देखते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों को कुछ प्रयोग करने पड़े थे। चलिए हम प्रयोगों से समझते हैं कि आवेशों को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो आवेशों का पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जो प्रयोग किया उसे हम देखते हैं, नाम देते हैं हम प्रयोग क्रमांक 1, ठीक है। तो सबसे पहले प्रयोग में उन्होंने एक कांच की छड़ ली, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। अभी हमने बताया था कि कांच की छड़ को किससे रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात एक लटका दिया गया, एक ऐसे रस्सी के सहायता से इस कांच की छड़ को क्या कर दिया गया, लटका दिया गया, ठीक है। किसकी छड़ है, ये कांच की छड़ है, यहां मैं नाम लिख देता हूं, ये कांच की छड़ है। किसकी छड़ है, ये कांच की छड़ है, एक जगह लटका दिया गया। फिर इसी आकार का एक दूसरा छड़ लिया गया, वो भी कौन सा छड़ है, कांच की छड़ है। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया था, इस कांच की छड़ को भी एक रेशम के कपड़े से, ये एक रेशम के कपड़े से क्या किया गया, रगड़ा गया, ठीक है। ये दूसरा नंबर की कांच की छड़ है, नंबर दे देता हूं, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। ये भी किसकी छड़ है, ये भी एक कांच की छड़ है, इसको भी रेशम के कपड़े से क्या किया गया है, रगड़ा गया है। और रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद जो दूसरी छड़ है उसको हम पहली छड़ के पास लाते हैं, दूसरी जो छड़ है उसको हमने कहाँ लाया है, पहली छड़ के पास। तो यहाँ देखा गया कि जो पहला छड़ है वो दूसरी छड़ से दूर हटने लगा, क्या होने लगा, दूसरी छड़ से दूर हटने लगा, प्रतिकर्षित होने लगा, ठीक है। तो ये प्रयोग क्रमांक 1 था। उसके बाद में जो दूसरा प्रयोग किया गया, प्रयोग क्रमांक 2, वहां सबसे पहले लिया गया एक एबोनाइट की छड़, ये है एबोनाइट, या हम इसी को बोलते हैं एम्बर। एबोनाइट ये किसकी छड़ ली गई, एम्बर की छड़ ली गई। और ये एबोनाइट या एम्बर की छड़ को ठीक वैसी जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया था, इसको किसी ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और इसको भी लटका दिया गया। और पहले नंबर की जो एबोनाइट की छड़ है उसके पास में एक और जो दूसरे नंबर की छड़ है वो लाया गया। ये छड़ भी सेम प्रोसेस से बना हुआ है, इसको भी क्या किया गया, हमने एक ऊनी कपड़े से रगड़ा हुआ है। यहाँ भी वही क्रिया हुई, जैसे ही हमने दूसरे नंबर के एबोनाइट की छड़ को पहले नंबर के एबोनाइट की छड़ के पास मिलाया, पहले नंबर का एबोनाइट का छड़ क्या होने लगा, दूर हटने लगा। ये जो है दूसरे नंबर की छड़ से क्या होने लगा, दूर हटने लगा। तो दोनों ही घटनाओं में एक सिमिलरिटी है कि जब दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के पास लाए, दोनों कांच की छड़ को हमने किससे, रेशम के कपड़े से रगड़ा, एक दूसरे के पास लाए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। वैसे ही ठीक एबोनाइट की छड़
दो एबोनाइट के क्षण जो ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ है, ये भी एक दूसरे को क्या करने लगे, प्रतिकर्षित करने लगे। फिर आगे एक और प्रयोग किया गया, प्रयोग क्रमांक हम उसको नाम दे सकते हैं, इधर देखिए नीचे हम इसको नाम दे देते हैं प्रयोग क्रमांक 3। यहां सबसे पहले एक कांच की छड़ जिसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है। किसकी बनी छड़ है ये है कांच की छड़ है, लटकाया गया। ठीक है, कौन से कपड़े से रगड़ा गया, इसको रेशम के कपड़े से। और इसके पास में एक दूसरी छड़, जो दूसरी छड़ है वो है एबोनाइट की छड़, जिसको हमने बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ा हुआ है उसके पास लाए। अब यहाँ क्या हुआ, जो कांच की छड़ है वो एबोनाइट की छड़ को क्या करने लगी, अपनी ओर आकर्षित करने लगी। दोनों एक दूसरे के कैसे आने लगे, पास आने लगे। तो इन तीनों प्रयोग से निष्कर्ष यही निकला कि दो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुए हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब दोनों कांच की छड़ों में एक ही प्रकार का आवेश होगा, इसलिए दूर जा रहे हैं। वैसे ही दो एबोनाइट की छड़ में भी क्या होगा, एक ही प्रकार का आवेश होगा, इसलिए ये भी दूर हट रहे हैं। और कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ में कैसे होंगे, दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, और ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज थी। अब बात करते हैं नामकरण की। तो इन जो छड़ हैं उन पर जो आवेश हैं उनका नामकरण, जो उनका नामकरण है वो किया वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, पहले देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले जो कांच की छड़ में उत्पन्न जो आवेश होता है उसको नाम दे दिया गया था कचाब। क्या नाम दिया गया था उसको, कचाब। कचाब नाम दिया गया था। नाम वैसी है, फिर से वही उसने अपना दिमाग लगाया होगा, जैसा उसका नाम है उसी के आधार पर उसको आवेश दे दिया। कांच का है तो नाम क्या दे दिया गया, कचाब। वैसे ही जो एबोनाइट का छड़ है उसमें जो आवेश उत्पन्न होता था उसे नाम दे दिया गया था रेजनी। रेजनी, इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है। मैंने बताया था कि एम्बर जो है वो एक प्रकार का रेजनी पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर के किनारों पर पाया जाता है, इसलिए एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको नाम क्या दे दिया गया था, रेजनी। मगर जब वैज्ञानिक जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन आए तो उन्होंने कचाब की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उस आवेश को नाम दिया धन आवेश। कौन सा आवेश नाम दिया, धन आवेश। तो यहाँ हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव एबोनाइट के छड़ में कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, ये माइनस 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 माइनस। रेजनी, इसको नाम दिया गया उसने ऋण आवेश, इसको उन्होंने नाम दे दिया ऋण आवेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कचाब को बोला धनावेश और रेजनी जो था एबोनाइट की छड़ में आवेश उसको बोला ऋण आवेश। ठीक है, तो इस तरह से दोनों छड़ों का नामकरण हुआ। तो यही से दोनों जो आवेश हैं धनावेश और ऋण आवेश उसकी परिभाषा तैयार होती है। जब भी आपको पूछा जाएगा धनावेश क्या है तो बोलेंगे आप कि कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है, ठीक है, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश की बात की जाएगी तो बोलेंगे कि एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। इस प्रकार से आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। बहुत ही सिंपल है, फिर से एक बार सुनिएगा। धनावेश बोलते हैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। वैसे ही एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। ओके, तो ये दो प्रकार के हमारे पास में आवेश हो गए। आपको समझ में आ गया होगा कि धनावेश और ऋण आवेश क्या होता है। इसके बाद एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक है घर्षण विद्युत की व्याख्या, वो हम देखते हैं। चलिए, क्या देखना है हमको, घर्षण विद्युत की व्याख्या। ठीक है, देखिए अभी हमने घर्षण विद्युत सीखा था कि किसी पदार्थ
को जब हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ को हम किसी कपड़े से रगड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, इसी उन्हीं कपड़े से रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। तो उस पदार्थ में ये जो गुण उत्पन्न हुआ उसे क्या नाम दिया था, विद्युत नाम दिए थे। और विद्युत किससे उत्पन्न हुआ था, रगड़ने से या घर्षण से, तो उसे हमने क्या बोला था, घर्षण विद्युत बोला था। तो थोड़ी सी हम इसकी डिटेल्स देखते हैं, होता क्या है आखिर यहाँ। देखिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। देखो आपको बताया गया है कि एक क्या होती है, कांच की छड़ है। किसकी छड़ है ये, कांच की छड़ है। ये कांच की छड़ को किसके, एक रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है। किससे रगड़ा गया है, रेशम के कपड़े से। कांच की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश। कांच की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश। ठीक है, तो कांच की छड़ में अगर धनावेश उत्पन्न होता है तो रेशम के कपड़े में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। रेशम के कपड़े में क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। देखिए होता क्या है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। कांच की छड़ से क्या चीज, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। वैसे ही रेशम के कपड़े से जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कांच की छड़ पर। तो कांच की छड़ में प्रोटॉन चले जाने के कारण से, या कांच की छड़ प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो कांच की छड़ में प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाता है। वैसे ही रेशम का कपड़ा जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण से क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आती है कि अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल गए, मतलब वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। जब भी बोलेगा किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो पदार्थ क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई पदार्थ क्या होती है, धनावेशित या ऋण आवेशित होती है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो धनावेशित, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चले गए वो पदार्थ क्या हो जाते हैं, ऋण आवेशित। इस प्रकार से हम घर्षण विद्युत की व्याख्या कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा आगे का टॉपिक है वहाँ हम एक और व्याख्या देखेंगे। किसकी व्याख्या देखेंगे, जो आवेश उत्पत्ति है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है कि किस प्रकार से आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक। चलिए हम आगे देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यहां हम जानेंगे कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, क्या देखना है हमको, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ध्यान से सुनिए, समझते जाइएंगे, बहुत ही सिंपल है। कहते हैं कि प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, और जो अणु होते हैं वे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं का समस्त भार जो रहता है कहाँ होता है, बोलता है उसके नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, परमाणुओं का जो समस्त भार रहता है वो परमाणु के केंद्रीय भाग, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, नाभिक कहते हैं, उस नाभिक में स्थित होता है। नाभिक में मुख्य रूप से दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन जिसमें धन आवेश होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन जिसमें कोई आवेश नहीं होता। इसके अलावा बोलते हैं कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थिर कक्षाओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के पास स्थित होते हैं वे बहुत अधिक शक्तिशाली बंधों से, सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं। ये प्रबल बंधों से बंधे होते हैं, इन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत दूर स्थित होते हैं, जो नाभिक से कैसे होते हैं, बहुत ही दूर स्थित होते हैं, वो दुर्बल बंधों से बंधे होते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब
एक पदार्थ के पास में कोई दूसरा पदार्थ या एक परमाणु के पास में कोई दूसरा परमाणु आता है तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना जगह छोड़ के उसके साथ जाकर संयोग कर लेते हैं या किसी पदार्थ को क्या कर देते हैं, बोल सकते हैं हम कि वो उसे आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। स्टार्टिंग हमारा वहीं से कि प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ बोलता है, तो देखते हैं हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम पदार्थ से। प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ किनसे मिलकर बना होता है, ये अणुओं से। किनसे मिलकर बना होता है, अणुओं से। और ये जो अणु होते हैं वे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो अणु होते हैं वे किनसे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। यही चीज मैंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो रहते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक परमाणु का जो समस्त भार होता है, बोलता है क्या चीज, समस्त भार कहाँ होता है, उसके केंद्रीय भाग में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब बात करते हैं हम नाभिक की। नाभिक में मूल रूप से दो प्रकार के कण होते हैं। कितने प्रकार के कण होते हैं, दो। पहला होता है प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसमें कोई आवेश नहीं होता। ये अनावेशित होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थिर कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थिर कक्षाओं में क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ हम नाभिक से संबंधित दो महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं। बोलता है नाभिक में सबसे पहली जो बात होती है, नाभिक में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाभिक में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि एक जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, उसमें जितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है वो इक्वल होता है एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण चीजें याद रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज कहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन में होता है। इसके अलावा चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने बताया, ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक, ये मान के चलते हैं नाभिक है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थिर कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, ये चक्कर लगाते रहते हैं, ये विभिन्न स्थिर कक्षाओं में। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या रहता है, पास में, उस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्यों बोला गया, क्योंकि ये नाभिक के क्या है, पास में है और अधिक शक्तिशाली बंधों से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। ये प्रबल सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं, इसलिए बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आसानी से अपना जगह नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष में स्थित होगा, दूर होगा, वो दुर्बल बल के साथ बंधे होगा, उसका जो सहसंयोजक बल का मान होगा बहुत ही कम होगा। इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। हम बोल सकते हैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। जैसे इसके पास में कोई दूसरा परमाणु आता है, ये इलेक्ट्रॉन उसकी ओर खींचे चले जाते हैं या उसकी ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ को आवेशित करते हैं। तो फिर से एक बार देखिएगा, बहुत ही सिंपल है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, आवेश कैसे उत्पन्न होता है।
बोलते हैं कि प्रकृति में स्थित प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? प्रत्येक पदार्थ जो रहता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो रहते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किसी भी परमाणु का जो समस्त भार होता है वो उसके कहाँ होता है? बोलता है नाभिक में होता है। नाभिक परमाणु का केंद्र होता है, वहाँ उसका समस्त भार होता है। अब नाभिक में मूल रूप से दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक प्रोटॉन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है जो अनावेशित होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके अतिरिक्त नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थिर कक्षाओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में रहता है वो अधिक सहसंयोजक बल या प्रबल सहसंयोजक बल से बंधा हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। और जो नाभिक से दूर होता है, सबसे अंतिम कक्ष में होता है, वो कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे ही कोई परमाणु इसके पास में आता है तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन उसके संपर्क में आता है और जो भी पदार्थ है वो क्या हो जाता है? बोलता है आवेशित हो जाता है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो नाभिक के बारे में हमने बताया वो भी आपको हमेशा याद रखना है कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है उसके इक्वल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ओके।